नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो नए निवेशक होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो अपना निवेश कैसे शुरू करें। अगर आपने देखा होगा कि मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं YouTube पे, उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि हम नए निवेशक हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे निवेश शुरू करें। तो नॉर्मली जो मेरी सलाह होती है वो यही होती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आप नए निवेशक हैं तो सबसे पहले आपकी जो पहला निवेश है स्टॉक मार्केट में, वो सीधा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, और म्यूचुअल फंड में भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप है या निफ्टी 50 स्टॉक्स में जो निवेश करता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम रिस्की होते हैं। और इसके पीछे एक और कारण भी होता है जो कि फाइनेंशियल प्लानर्स वो कारण बताते नहीं है, पर जो मुझे समझ में आता है उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आपका पहले निवेश में ही अगर नुकसान हो जाए, भगवान ना करे, तो आप काफ़ी निवेशक ऐसे होते हैं फिर उनका विश्वास उठ जाता है स्टॉक मार्केट से। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पहला जो सौदा है या पहला जो निवेश है वो हमेशा आपका फ़ायदेमंद होना चाहिए। तो फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है कि जब आप अपना रिस्क कम रखें, और रिस्क कम होता है म्यूचुअल फंड के अंदर क्योंकि वहाँ डाइवर्सिफिकेशन होती है। जब डाइवर्सिफिकेशन होती है तो उसमें अगर आप हैवी वेट स्टॉक्स में निवेश करेंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे, वो एक मतलब जिनको कह लीजिए कि वो एक बाज़ार के पक्के खिलाड़ी हैं। वहाँ पे वो मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड स्टॉक्स होते हैं वो, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, तभी उनको निफ्टी 50 में जगह मिलती है। और वो शफलिंग होती रहती है, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जिसके फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं या कुछ और भी कारण होते हैं, उन कारणों की वजह से ये ऊपर नीचे कुछ स्टॉक्स को ऐड किया जाता है, कुछ को माइनस किया जाता है, डिलीट किया जाता है और उनको बाहर निकाल दिया जाता है उस इंडेक्स से। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप शुरू म्यूचुअल फंड से करिए, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर मत लीजिए, आप ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि रिटेल निवेशकों को नुकसान क्यों होता है, क्योंकि वो तैयारी नहीं करते। उसी तरीके से जब आप अगर नए निवेशक हैं तो आपको तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि भी ये मार्केट होती क्या है, उसको फील करना पड़ेगा। समझने का स्टेप दूसरे नंबर पे आता है, पर पहले फील करना ज़रूरी है। तो जो ये म्यूचुअल फंड में निवेश है वो एक फील करने के लिए है कि मार्केट की मूवमेंट्स क्या होती हैं, उसमें वॉलेटिलिटी क्या होती है, ताकि आप अगर डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करें तो आपको एकदम ये ना लगे कि अरे भाई ये क्या हो गया। काफ़ी लोगों को एकदम शॉक लगता है, अरे ये क्या हो गया, तो वो वैसा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए भाई ये क्या हो गया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। मैं सीधा इक्विटी में निवेश किया और एकदम जैसे ही लिया एक आधा स्टॉक, दो स्टॉक जो एकदम काफ़ी नीचे आए और मेरे को लगा भाई ये क्या हो गया। तो इसलिए बाद में मेरे को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में सीधा निवेश नहीं शुरू करना चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करें और वहाँ पे समझें, उसकी मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझें, तो वो कैसे होता है, ऊपर नीचे कैसे होता है उसमें, और वो कहाँ निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी आप लेंगे तो आपको मार्केट के बारे में इनडायरेक्टली काफ़ी जानकारी मिल जाए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अब आप रेडी हैं, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, आपको समझ आ गई मार्केट की थोड़ी बहुत, अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे सीधा निवेश करना चाहिए और अब मैं तैयार हूँ स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे शुरुआत करें। तो 7 स्टेप्स हैं, उसमें 7वें नंबर का जो स्टेप है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसको मत मिस करिएगा, क्योंकि वो उस स्टेप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो 7वें नंबर का स्टेप हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप ये होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक डमी पोर्टफोलियो बनाइए। अब ये डमी पोर्टफोलियो आप काफ़ी वेबसाइट्स पे बना सकते हैं। वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि भाई जहाँ पे आप जाके स्टॉक कौन सा निवेश कर रहे हैं, उसमें कितने का आपने लिया, आपको एक्चुअल में नहीं लेना। आप एक सिर्फ एज्यूम करिए कि आपके पास मान लीजिए एक एक्स अमाउंट आप जो निवेश करना चाहते हैं, आप मान के चलिए कि मैं उतना निवेश कर रहा हूँ। तो मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने किया था, तो मैंने मान के चला था, उस समय तो खैर पैसे की ज़्यादा वैल्यू होती थी, तो उस समय मैंने मान के चला था कि मैं 20,000 रुपये निवेश कर रहा हूँ। तो 20,000 उस समय काफ़ी साइट्स नहीं होती थी जो इस तरह से डमी पोर्टफोलियो के ऑप्शन देती, पर एक साइट मिल गई मुझे जिसने उस समय मुझे ये ऑप्शन दी। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जो 20,000 है, मैंने ये सोचा कि मैं सही में निवेश कर रहा हूँ अब ये 20,000, जैसे मतलब एक्चुअल में कर रहा हूँ।
तो वहाँ पे उसको मैंने जो जो स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए अपने एनालिसिस के बेसिस पे, वो 20,000 मैंने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिस तरीके से मैं चाहता था कि मैं असली में या सच्ची में निवेश करूं जिस तरीके से। लेकिन अभी मैं झूठी मूठी का निवेश कर रहा था उस टाइम देखने के लिए कि क्या होता है, इसलिए मैंने उसको डमी पोर्टफोलियो कहा है। डमी मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर मैंने उसके देखना शुरू किया, अगले दिन देखा, शुरू शुरू में काफ़ी वो रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो मैं दिन में जाके 10 बार देखता था क्या हुआ उसमें फिर उसके बाद धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी कम होती गई। तो मैंने कुछ 5 से 6 महीने ये साइकिल बनाए रखी और जो डमी निवेश था उसको ऑब्जर्व करता रहा कि क्या होता है, कैसे होती है प्राइस मूवमेंट, स्टॉक्स के बारे में स्टडी की। काफ़ी डिसीजंस गलत भी थे, वो क्यों गलत थे वो भी मैंने फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से जब भी आप शुरुआत करें स्टॉक मार्केट में निवेश करना, तो आप पहले एक डमी पोर्टफोलियो बनाइए और उसके अंदर जो जिस तरह जितना निवेश करना चाहते हैं, जिन जिन स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं, वो सब उस डमी पोर्टफोलियो में लेके रखिए और फिर देखिए कि आपको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपका हॉराइजन 6 महीने है, आप 1 लाख रुपए डालना चाहते हैं, 1 लाख रुपए डालिए। स्टॉक्स जो आपने फाइनल किए हुए हैं वो भी आप उसमें उसी तरीके से निवेश करिए। 6 महीने बाद देखिए कि आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। आपको फ़ायदा हुआ मतलब आप रेडी हैं मार्केट में निवेश करने के लिए, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो इसका मतलब अभी आपको दोबारा वापस पिछली क्लास में जाना है, दोबारा स्टडी करनी है, लर्निंग करनी है, कहाँ कहाँ गलती हुई उसको सुधारना है, दोबारा से एनालिसिस करना है और दोबारा से ये एक्सरसाइज करनी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो जब आप इस एक्सरसाइज के थ्रू 3 या 6 महीने के होराइजन पे अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, 1 या 2 बार इस तरीके से अगर आप कर पाएंगे, तो तभी आप मान के चलिए कि हाँ अब आप रेडी हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सीधा सीधा। तब आप अपने एक्चुअल पैसे से, अपने मनी से आप जो भी आप निवेश करना चाहते हैं, जितना भी पैसा निवेश करना चाहते हैं, उससे आप निवेश स्टार्ट करिए। पर मेरे हिसाब से ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए निवेशकों के लिए, क्योंकि इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मार्केट काम कैसे करती है और आपके निवेश के साथ क्या हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं अपने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दूसरा पॉइंट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वेबसाइट्स पढ़िए, सेक्टर के बारे में जानकारी लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को अपडेट रखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो आपको एक स्टॉक चयन करने में आपको एक मदद मिलेगी इस एक्सरसाइज से। तो ये मैं अपने पहले वाले वीडियोस में इसको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। तो आप इस पॉइंट को अगर डिटेल में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस चेक करिए स्टॉक सेक्शन में। वहाँ पे आपको इस पॉइंट के ऊपर कई वीडियोज़ में मैंने इसके ऊपर चर्चा की है। तीसरे नंबर का पॉइंट आता है कि अब जब आप रेडी हैं, अपना डमी पोर्टफोलियो भी आपका प्रॉफिटेबल हो गया, पहला स्टॉक परचेज क्या करें? ये सबसे बड़ी समस्या होती है नए निवेशकों के लिए। तो काफ़ी लोग जब पहला स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और मुझे बताते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि उनका पहला स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप या मिड कैप होता है। और उस केस में मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। हो सकता है उन्होंने उसके रिटर्न्स को देख के वो सेलेक्ट किया हो, या क्या सोच के सेलेक्ट किया, क्योंकि नॉर्मली स्मॉल या मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो बुल रन में बेस्ट परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। उसमें देखिए क्या होता है कि आप जो पहला स्टॉक ले रहे हैं, अगर वो स्मॉल या मिड कैप ले रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि नए निवेशकों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए उनका विश्वास बना रहे मार्केट में, मतलब उनको ये यकीन बना रहे कि हाँ हमें मुनाफा भी हो सकता है। अगर आप एक गलत शुरुआत करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए और आपका पूरा विश्वास जो है ख़त्म हो जाए मार्केट के ऊपर से। वैसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है, या जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी वो ये की थी कि पहला जो मैंने स्टॉक लिया था वो मैंने उस सेक्टर का लिया था जिस सेक्टर के बारे में मेरे को उस समय बहुत अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि मैं उस सेक्टर में काम कर रहा था। जब मैं काम कर रहा था उस सेक्टर में, तो मैं उस सेक्टर के बारे में ज़रूर पढ़ता था, उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता था। तो मान लीजिए अगर आप बैंकिंग में काम करते हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी कि क्या हो रहा है, बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स को मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनके एनपीएस का क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आरबीआई क्या बोल रहा है, बैंक की मैनेजमेंट क्या बोल रही है। तो आपको एक काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है उस सेक्टर की जिस सेक्टर में आप काम कर रहे होते हैं। तो आप सबसे पहली टिप यही है कि आप उसी सेक्टर में निवेश करें जिसमें आप काम करें, जिससे आप फैमिलियर हैं या जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, जिस सेक्टर के साथ आप कंफर्टेबल हैं।
दूसरा, उस सेक्टर का कोई निफ्टी 50 का स्टॉक सेलेक्ट करिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बैंकिंग सेक्टर सेलेक्ट किया और मैंने कोई उठा के स्मॉल कैप स्टॉक उठा लिया वहाँ पे निवेश करने के लिए पहले स्टॉक के तौर पे, ऐसा नहीं। निफ्टी 50 में आप चेक करिए कि अब बैंकिंग के जितने स्टॉक्स हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज बैंकिंग की है निफ्टी 50 में, तो वहाँ पे आप चेक करिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बैंक अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं उसी का स्टॉक, कई लोग ये गलती भी करते हैं। जैसे अब किसी को मैंने लिखा कि भाई आप ऐसा करो कि जिस सेक्टर में आप फैमिलियर हो वहाँ से करिए, आप वो स्टॉक लीजिए। उन्होंने क्या किया कि उसी सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक उठा लिया। मैंने लिखा भी था कि भाई आप निफ्टी 50 का स्टॉक देखिए कोई। तो निफ्टी 50 का क्या होता है कि वो एक काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक होते हैं और उसमें जो है वॉलेटिलिटी कम होती है, उसमें थोड़ा सा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि वो जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहीं का ही स्टॉक, उसी कंपनी का स्टॉक ले लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर मान लीजिए मैं बैंक ए में काम कर रहा हूँ तो उसका स्टॉक सबसे बेस्ट है निफ्टी 50 के अंदर। तो वैसे ही किसी ने एक मुझे कमेंट किया, मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि भाई आप उसके अंदर निफ्टी 50 का होना चाहिए और आप जिस सेक्टर में काम करते हैं फैमिलियर हैं तो वहाँ का स्टॉक लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक बैंक ए में काम करते हैं और वो जो है उनका स्टॉक निफ्टी 50 में भी है, उन्होंने वही उठा लिया, जबकि वो बैंक सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप वो सेक्टर सेलेक्ट करिए जिसके बारे में आपको नॉलेज है, और निफ्टी 50 में उस सेक्टर का जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा खुद को, उस सेक्टर का जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है आप उसको एनालाइज करिए और उसको परचेज करिए। चाहे फिर आप किसी दूसरे बैंक में काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या आप इमोशंस को मत लेके आइए, ये काफ़ी इमोशनल वो होता है, इशू होता है। और मैं कर चुका हूँ, ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता था मैंने वहाँ का स्टॉक ले लिया, अब वो स्टॉक क्या हुआ कि मतलब दिन दुगनी और रात चौगनी स्पीड से नीचे आता गया। ऐसा हो गया मेरे साथ। तो इमोशनल मत होइए, निवेश करते हुए इमोशनल मत होइए। आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी को प्यार करिए, अपनी कंपनी का ध्यान रखिए, वो सब ठीक है। हाँ, अगर उनका स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी ले लीजिए, लेकिन निवेश करते हुए आप रैशनली सोचिए, और जब रैशनली आप सोचेंगे तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अब चौथा पॉइंट ये है कि जब भी आप निवेश शुरू करें, अपनी जो इनकम है या सैलरी है आप उससे निवेश मत करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अपनी सैलरी से निवेश करूँगा तो अगर उसमें थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो जाता है मुझे बहुत दुख होगा। और मतलब क्योंकि वो बहुत हार्ड अर्न मनी होता है, और स्पेशली जो लोग नए निवेशक होते हैं वो अभी नए नए जॉब में आए होते हैं, नए नए उनका करियर शुरू होता है, तो उनको अपने जो सैलरी है या जो अपनी इनकम है उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि जो आपने कभी अगर प्रॉफिट हुआ कभी आपको किसी और इन्वेस्टमेंट में, या आपने इंटरेस्ट कहीं से गेन किया, किसी फिक्स डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट आया, किसी और निवेश से आपको कोई मुनाफा हुआ, या आपने मान लीजिए कोई निवेश पहले किया था कभी और वो मैच्योर हो गया, उसके पैसे आए, उसकी जो इनकम मतलब इंटरेस्ट जो उससे मिला आपको, आप मूल को अलग कर दीजिए। तो ये जो पैसे जो कि आपका प्रॉफिट है एक्चुअली, या जो आपका इंटरेस्ट है, आप उनसे निवेश करिए, उस पैसे से निवेश करिए। तो जैसे मैंने अपने केस में मैं बताता हूँ, मैंने फिक्स डिपॉजिट कराई हुई थी कुछ, और उस समय मुझे खैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में या स्टॉक मार्केट में जब मैंने शुरू किया था तो ट्रेडिशनली जो सलाह होती है वो पेरेंट्स की यही होती है, भाई फिक्स डिपॉजिट करा लो। तो फिक्स डिपॉजिट सबसे पहला निवेश होता है सबका, तो वो कराई हुई थी और उसका जो इंटरेस्ट आता था वो मैंने सेव किया, और मेरा जो पहला निवेश था स्टॉक मार्केट में मैंने उसके इंटरेस्ट से निवेश करना शुरू किया। और लकीली क्या हुआ कि उसी साल मुझे मेरी एक पॉलिसी का कुछ एक मनी बैक आना था वहाँ पे, तो मनी बैक मुझे मिला उस साल, तो वो भी मैंने उसमें ऐड करके, तो मेरा ये जो दोनों अमाउंट है इंटरेस्ट प्लस आप उसको कह लीजिए कि पॉलिसी का प्रॉफिट, उससे मैंने निवेश किया स्टॉक मार्केट में। तो शुरू में जो मुझे नुकसान हुआ मुझे उसमें ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जो पैसा था वो मेरे इंटरेस्ट का था, और एक प्रॉफिट उसको मैंने समझा जो इंश्योरेंस पॉलिसी का मनी बैक आया था, तो उसको मेरे को लगा कि ये मेरा प्रॉफिट है। तो आप शुरू में जो भी निवेश करें, आप इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो आपको किसी निवेश से हुआ हो आप उसी से निवेश करिए, ताकि आपको नुकसान होने की स्थिति में ज़्यादा दुख ना हो, या आपको कोई ऐसा उसमें वो ना लगे कि भी शॉक ना लगे कि ये क्या हो गया यहाँ पे। तो अगर आपका वो हार्ड अर्न मनी होगा, आपकी सैलरी का पैसा होगा, तो आपको उसमें ज़्यादा दुख होगा और आपका जो विश्वास है वो स्टॉक मार्केट से वो उठ जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो ये है कि आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए जब आप शुरुआत करें स्टॉक मार्केट में,
क्योंकि आप शायद उतने स्टॉक्स को ना संभाल पाएँ। संभाल पाने का मतलब कि जो एक लेवल होता है उसमें एनालिसिस का, आप शायद अभी वो आपको समझने में टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं, आप उनका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। या आप उन स्टॉक्स को अगर आपने वो डाइवर्सिफाई अलग अलग सेक्टर्स में किए हुए हैं तो आपको वो सेक्टर्स के बारे में भी समझना पड़ेगा, हर सेक्टर के बारे में आपको समझना पड़ेगा। शायद वो आप ना कर पाएँ शुरुआत में, क्योंकि अभी आप वार्म अप हो रहे हैं मार्केट में। तो जब आप वार्म अप हो रहे हैं तो उसमें बेटर यही होता है कि आप अभी एक ही सेक्टर सेलेक्ट करिए और उसी में ही एक या दो स्टॉक आप सेलेक्ट करिए जिनके बारे में आपको नॉलेज है या जिनके बारे में आपने स्टडी किया है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मुझे समझ आ रही है मार्केट की, मुझे सेक्टर की समझ आ रही है, मुझे स्टॉक की समझ आ रही है, तो धीरे धीरे आप डाइवर्सिफाई करना शुरू करिए। तो जब मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बैंकिंग सेक्टर का, तो अगर मान लीजिए मुझे बैंकिंग सेक्टर की समझ आ गई, मुझे ये समझ में आ गया कि ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, मेरा चुनाव सही था, तो फिर मैं जो बैंकिंग से एक रिलेटेड सेक्टर है मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो मैं हो सकता है कि मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ देखूँ। अगला स्टेप मेरा वही होगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, क्योंकि वो थोड़ी सी मिलती जुलती लिंक हैं, वो बैंकिंग और उनका आपस में थोड़ा सा रिश्ता है, यहाँ पे कॉमन है काफ़ी चीज़ें, जो मतलब कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उनका आपस में लिंकेज है तो मुझे वो सेक्टर समझने में थोड़ी और आसानी होगी। वैसे नॉर्मली मैं फाइनेंशियल सेक्टर को एक ही मानता हूँ, पर जो जानकार हैं बाजार के वो बैंकिंग को अलग मानते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग मानते हैं, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को अलग मानते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अलग मानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेगमेंट है। तो पॉइंट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस सेक्टर के अंदर, अगर आपने बैंकिंग से शुरुआत की तो आप उसी सेक्टर में पहले थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, तो उसी सेक्टर के सब सेक्टर्स की तरफ देखिए, वहाँ पे निवेश शुरू करिए। जब आप सब सेक्टर्स के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएं, आपको समझ आ जाए कि हाँ ये सब सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद आप किसी दूसरे सेक्टर में निवेश करने की सोचिए। और उसमें मेरी जो दूसरी चॉइस हमेशा मेरे को लगता है होनी चाहिए नए निवेशकों के लिए, वो है कि कंजर्वेटिव या जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वो होने चाहिए, जो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। जैसे एफएमसीजी है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता। तो मे भी हो सकता है सेकंड चॉइस, अगर मैं अपने केस में, खैर मेरा एफएमसीजी नहीं था, दूसरा सेक्टर, अगर मैं आज के समय में निवेश कर रहा होता एज ए नया निवेशक, तो मैं दूसरा सेक्टर एफएमसीजी ही सेलेक्ट करता और पहला सेक्टर मैं वो सेलेक्ट करता जहाँ पे मेरे को कंफर्ट है, जहाँ पे मैं काम कर रहा होता। तो दूसरा एफएमसीजी किस लिए? क्योंकि वो डिफेंसिव है, और वहाँ पे एक बार वो भी समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद आप थोड़े और एग्रेसिव सेक्टर्स की तरफ देख सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और वहाँ पे हो सकता है आपका मुनाफा भी ज़्यादा हो। तो शुरुआत में मुनाफे की तरफ ज़्यादा मत भागिए, आप एक टारगेट रखिए 8-10% का, और अपने निवेश जो है वो उन्हीं स्टॉक्स में रखिए जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, या उन सेक्टर्स में रखिए जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और जहाँ पे जो मूवमेंट है वो आप ट्रैक कर सकें और आपको समझ आती रहे कि ये मूवमेंट हो क्या रही है स्टॉक के अंदर। नंबर 6 पे आता है कि जब आप नए निवेशक हैं, आप किसी भी तरह की स्पेकुलेशन के बेसिस पे निवेश ना करें। ये सलाह मैं जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, जो ऑलरेडी निवेशक हैं बाजार में, मैं उनको भी देता हूँ, लेकिन नए निवेशकों के लिए तो ये बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं कि आप इसको लिख के मिटाइए मत, कि भाई आप किसी भी ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे जहाँ पे स्पेकुलेशन है, जहाँ पे न्यूज़ बेस कुछ होने वाला है, रिजल्ट बेस कुछ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे निवेशकों को नहीं समझ में आता कि वहाँ क्या होने वाला है एक्चुअल में। जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। तो इन केसेस में जहाँ पे स्पेकुलेशन होती है वहाँ भी होता कुछ और है, यहाँ 100% यही होता है कि होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। तो जो लोग कॉन्ट्रेरी कॉल लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं नया निवेशक हूँ तो शायद मुझे ये मूवमेंट समझ ना आए स्टॉक में, या ये निटी ग्रिटी मुझे शुरू में ना समझ में आए, तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही जो निवेशक हैं उनको ये समझ में आता है कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए आप शुरुआत में किसी भी ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें जो स्पेक्युलेटिव हो, जहाँ पे कुछ न्यूज़ हो या जहाँ पे एक शार्प मूवमेंट्स हो रही हो। जो ये सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें तो बिल्कुल ही निवेश मत करिए, पेनी स्टॉक्स में मत निवेश करिए, जो ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉक्स हैं उनमें मत निवेश करिए, जो वॉलेटाइल हैं ज़्यादा उनमें निवेश मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी मूवमेंट्स आपको शुरुआत में ना समझ में आए और इस चक्कर में आपका नुकसान हो जाए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब आता है पॉइंट नंबर 7, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा।
तो वो पॉइंट ये है कि जब भी कोई नया निवेशक है और वो बाज़ार में निवेश कर रहा है, उसको एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आपका मुनाफा बढ़ेगा। अगर आप नए निवेशक हैं, अब जैसे एक क्वेरी आई मुझे, कहते हैं कि जी मैं नया निवेशक हूँ और मुझे कोई ऐसा स्टॉक बताइए कि जो 6 महीने में डबल हो जाए। मैं स्टॉक की सलाह कभी नहीं देता किसी को भी, लेकिन उनकी क्वेरी के बेसिस पे मतलब मैं ये अंदाज़ा लगा सकता था कि भाई उनको अभी मार्केट समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन व्यूअर को, उनको बस ये है कि बस मैं आज आया हूँ और मार्केट ऊपर जा रही है और 3 या 6 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाना चाहिए। तो जब आप नए निवेशक हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे हमेशा अपने मन को या दिमाग को समझाने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। आप ये मान के चलिए कि आप फ्रेशर हैं। जैसे आप जॉब में जाते हैं, जब आप फ्रेशर होते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको सैलरी कम मिलती है। उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू करें, आप फ्रेशर हैं। आप फ्रेशर आप किसी भी एज में हो सकते हैं, 80 साल में भी हो सकते हैं, 60 साल में भी हो सकते हैं, 40 में भी हो सकते हैं, 20 में भी हो सकते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं फ्रेशर हूँ और ये मेरे लिए एक तरीके की जॉब है, तो आपकी सैलरी की जैसे एक्सपेक्टेशन कम होती है जब आप फ्रेशर होते हैं, वैसे ही आपके मुनाफे की एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए जब आप शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि काफ़ी लोग कहते हैं भी हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। तो वो बाल सफ़ेद करने ज़रूरी है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका मुनाफा बढ़ेगा। अगर आप सोचेंगे बिना एक्सपीरियंस गेन किए मैं मुनाफा कमा लूँ स्टॉक मार्केट में, या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक कहानी में आपने सुना होगा कि भी उसके पास ऐसी चमत्कारी शक्ति थी, जिस चीज़ को हाथ लगाता था सोना बन जाती थी। या तो वैसी शक्ति होनी चाहिए हमारे पास। मेरे पास तो खैर है नहीं वो शक्ति। तो मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, मैं उसी हिसाब से अपने मुनाफे की उम्मीद रखता हूँ। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मुझे सब समझ आ गया, मैं मास्टर हूँ स्टॉक मार्केट का और मुझे गुरु हूँ मैं स्टॉक मार्केट का, मैं खुद ही कहने लग जाऊँ कि मैं स्टॉक मार्केट गुरु हूँ। कई लोग हैं वो खुद को खुद ही स्टॉक मार्केट गुरु कहते हैं। अरे भाई, खुद कहने से क्या होता है, जब दुनिया गए तब समझ में आता है। तो मजाक की बात अलग है। तो कोई भी आप परफेक्ट नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में, चाहे कितने साल का एक्सपीरियंस हो। हर कोई गलती करता है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। जैसे मैं अपने वीडियोस में अपनी गलती बता देता हूँ, मैंने क्या गलती करी थी, पर मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी गलतियों से आप लोग सीखें और वो गलतियाँ दोबारा दोहराएं ना। जो गलती मैंने की, मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं ना दोहराऊँ, और आपसे भी यही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गलती मैंने करी है प्लीज़ आप उसको मत दोहराइए, क्योंकि उसमें नुकसान हो सकता है और पैसा बहुत कीमती है, हार्ड अर्न मनी है। आप उस गलती को ना करें जो मैं कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ ही आपका मुनाफा बढ़ेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन 8 या 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब आप 6-7 साल एक्टिवली ट्रेड कर लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे, आपको मार्केट के बारे में काफ़ी समझ हो जाएगी, तब आप 15 से 20% का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन आप कितना ही एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, कितने बड़े स्टॉक गुरु बन जाइए, आप 25 से 30% के ऊपर कभी नहीं जा सकेंगे। वो सिर्फ ट्रेडर्स कर सकते हैं, निवेशक के लिए बहुत मुश्किल कार्य है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ निवेशकों की तरफ से बात कर रहा हूँ, ट्रेडर की तरफ से बात नहीं कर रहा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद, बहुत अच्छी नॉलेज होने के बाद 25 से 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन फ्रेशर के तौर पे शुरुआत 8 से 10, टारगेट रखिए 25 से 30। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको बहुत अपना समय लगाना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी। अगर आप ये सोचे कि आप दूसरे के कहने पे कोई निवेश करेंगे तो आप इतना अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी का एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है वो किसी और तरीके से एनालिसिस कर रहे हो जो आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। तो इसलिए कहने का भाव ये है, अपना एनालिसिस खुद करिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया में या इंटरनेशनली, जो मैं अपने पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, मार्केट को समझिए, उसके बारे में स्टडी करिए। जिस दिन आपको अच्छी खासी समझ हो जाएगी, स्टडी कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा मार्केट कैसे काम करती है, मुनाफा अपने आप आने लग जाएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग या योगदान भी दे सकते हैं। उसके लिए आप इस स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।